तानिया की शादी सूरज नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से हुई थी। तानिया का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था, जिस वजह से तानिया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मायके में भले ही उसने गरीबी देखी थी, लेकिन शादी करके अब उसके जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं थी। हर सुख सुविधा अब तानिया के पास थी। ऐसे ही एक दिन तानिया अपने पति सूरज से बोलती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो तान्या, क्या बात है? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं कह रही थी कि मेरी छोटी बहन सिया के कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो क्या हम उसे यहाँ पे बुला लें? इसमें भी कोई पूछने की बात है? ये भी घर तुम्हारा है, बुला लो। सूरज की बात सुनकर तानिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद तानिया की छोटी बहन सिया उसके ससुराल आती है। तानिया के ससुराल वाले हंसी खुशी सिया का स्वागत करते हैं। सिया अपनी बहन का अमीर ससुराल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हर वक्त तानिया के अगल बगल नौकर घूमते रहते थे। तानिया के पास एक से बढ़कर एक साड़ी और गहने थे, जिसे देखकर कहीं ना कहीं सिया के मन में अब लालच जागने लगा था। ऐसे एक दिन जब तानिया सिया के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी सिया बोलती है। दीदी, आपकी तो मौज हो गई है। शादी के बाद किसी चीज की कोई कमी नहीं है आपको। सच में पता नहीं कौन से अच्छे कर्मों का फल मिल गया है मुझे। मैं तो कहती हूँ कि तुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले। ये तो किस्मत की बात है दीदी, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर जबरदस्ती लाना पड़ेगा। जबरदस्ती लाना पड़ेगा? उसका क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं दीदी, कोई मतलब नहीं है, मैं तो यूं ही बोल रही थी। चल मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि रात के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि रात के खाने का टाइम होने वाला है। ठीक है दीदी, आप जाकर देख लीजिए। इतना कहकर तानिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डिनर बनकर तैयार हो जाता है। अब तानिया सिया को डिनर के लिए आवाज देती है। डिनर टेबल पर पहले से ही सूरज के साथ विवेक बैठा हुआ था, जिसे अभी तक सिया ने पहले कभी तानिया के घर पर नहीं देखा था। सिया अपनी जीजा जी से बोलती है। जीजू, ये कौन है? आपका कोई दोस्त है क्या? आपने बताया नहीं कि आपका कोई दोस्त भी आने वाला है आज खाने पर। ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे बड़े भाई है, विवेक। आपके बड़े भाई यानी कि तानिया दीदी के जेठ? लेकिन ये तो शादी में आए ही नहीं थे। वो उस दिन मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं शादी में नहीं गया। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? सारी बातें यही कर लोगी क्या सिया? मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी कि क्या बात है और क्या नहीं। अभी सब लोग खाना खा लो। ऐसे ही सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद सिया वापस से तानिया से विवेक के बारे में पूछने लगती है और तानिया बोलती है। दरअसल बात ये है कि जेठ जी एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की धोखेबाज निकली, जिसके बाद जेठ जी को शादी से नफरत ही हो गई है। इसलिए उन्होंने फिर कभी भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं और वो अभी तक अकेले ही हैं। विवेक के बारे में सारा सच जानकर सिया को थोड़ा सा बुरा लगता है। कुछ दिन बाद पर सिया के दिमाग में बार बार अपने अमीर ससुराल के ख्याल आ रहे थे और अमीर ससुराल का उसका कुंवारा जेठ ही घूम रहा था। ऐसे एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई सिया खुद से बोलती है। मेरी बहन के पास सब कुछ है और मैं यहाँ गरीबों के दिन काट रही हूँ। क्यों ना मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बहन की जेठानी बन जाऊँ और उसके कुंवारे जेठ विवेक से शादी कर लूँ। पर उसके लिए सबसे पहले मुझे विवेक को अपने जाल में फंसाना होगा, उसके बाद ही अपनी शादी हो पाएगी। ऐसे ही सिया विवेक को अपने जाल में फंसाने के लिए इंस्टाग्राम के जरिए उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते थोड़े ही वक्त में सिया अपनी चाल में कामयाब भी हो जाती है और आखिरकार विवेक उसके प्यार के जाल में फंस जाता है। बिना किसी को बताए वो कोर्ट मैरिज करने का फैसला ले लेते हैं। ऐसे हर एक दिन जब साथ में बैठकर लोग खाना खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तभी तानिया के घर की डोरबेल बजती है। तानिया गेट खोलती है तो सामने दुल्हन के जोड़े में विवेक के साथ सिया खड़ी हुई थी। ये देखते ही तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और विवेक बोलता है। तान्या, आज से सिया इस घर की बड़ी बहू है, यानी तुम्हारी जेठानी। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं और विवेक जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दीदी, इसलिए हमने किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली और अब मैं आपकी जेठानी बन चुकी हूँ। इतना बड़ा कदम लेने से पहले हमसे कम से कम पूछ तो लेते। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ना कि तुम मेरे। मैं तुमसे क्यों पूछूं? मुझे नहीं पूछना। अरे तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है और अब मैं तुमसे पूछूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा।
मेरा मन किया शादी करने का तो शादी कर ली मैंने। अब तुम चुप रहो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। सिया की इस हरकत से तान्या को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी करती भी तो क्या। आखिरकार सिया तान्या की बहन ही थी, इसलिए तान्या और विवेक और सिया के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जब से सिया तान्या की जेठानी बनकर उस घर में आई थी, तब से वो तान्या पर खूब हुक्म चलाया करती। और ऐसे एक दिन सुबह के 11 बज रहे होते हैं। तान्या सिया को उठाते हुए बोलती है, सिया उठ जाओ, सुबह के 11 बज गए हैं। घर का कोई काम नहीं करना क्या? अरे काम करने के लिए आप हो तो सही, मुझे क्यों उठा रही हो? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ऐसे खराटे मार के सोती रहोगी तो फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी तुम्हारी इस घर में। अगर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आपकी जेठानी हूँ, तो फिर आप मुझे नाम से कैसे बुला रही हैं? आप मुझे दीदी बोला करो। भले ही तुम रिश्ते में मुझसे बड़ी हो, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो। उम्र में छोटे होने से क्या होता है, रिश्ता और ओहदा ही सब कुछ होता है। आज से आप मुझे सिया नहीं बल्कि सिया दीदी या फिर जेठानी जी यही कह के बुलाओगी, समझी आप? अपनी बहन के ऐसे बदले हुए तेवर देखकर तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर घर में दोनों बहनों की वजह से किसी भी तरीके का कोई कलेश न हो, इसलिए तान्या सिया की सारी बातें मान लेती है और उसे जेठानी कहना शुरू कर देती है। दिन गुजरते हैं। अब पहले जहाँ तान्या घर की सारी चीजों की देख रेख किया करती, सिया के आ जाने के बाद सिया जबरदस्ती तान्या से उसके सारे हक छीन लेती है और खुद बेफिक्र होकर इधर उधर पैसे खर्च करने लगते हैं और फिजूल खर्ची ज्यादा करने लगती है। ये सब कुछ देखते हुए एक दिन तान्या सिया से बोलती है, जेठानी जी, आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तान्या? मेरे कहने का मतलब है कि रोज रोज शॉपिंग करना, बेकार में इधर उधर पैसे उड़ाना गलत बात होती है। जब ये पैसा मेरा पति कमा रहा है तो मैं फिर जितना मर्जी उड़ाऊं, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? जेठानी जी, आपके पति के साथ साथ मेरे पति भी बराबर कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी फिजूल खर्ची तो मैं नहीं करती ना, जिससे घर में बर्बादी हो। जब भगवान ने इतना पैसा दिया है तो फिर उसे उड़ाने में क्या ही गम है? और वैसे भी मैंने इस अमीर ससुराल में शादी इसलिए की है ताकि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। जेठानी जी, शौक पूरे करने के चक्कर में फिजूल खर्ची करने की आदत को कम करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुंह के बल गिरना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जेठानी हूँ तुम्हारी जेठानी, समझी तुम? जेठानी से ऐसे जुबान चलाने की हिम्मत मत करना दोबारा से। जुबान नहीं चला रही, आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बकवास बंद करो। दोबारा अगर मुझे ऐसा कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो धक्के देकर तुम्हें और तुम्हारे पति को इस घर से निकाल दूंगी। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो ना, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। सिया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। सिया की सारी बातें सुनकर सूरज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सिया से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की? तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारी बड़ी बहन है? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आपकी पत्नी की जेठानी हूँ। आपकी पत्नी से ज्यादा हक है मेरा इस घर पर। तुम्हें अच्छे से याद दिला दूं, अगर तुम्हारी बहन इस घर में यहाँ नहीं होती ना तो तुम भी इस घर में नहीं आ पाती। आज तुम हो तो अपनी बहन की वजह से, वरना कहीं और होती। मैं यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से खड़ी हूँ और अब मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। दोबारा मुझे ऐसे धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सिया धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। सिया का घमंड अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। तान्या और सूरज तो अब सिया से बातचीत करना भी बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि जब भी सिया से बात करते तो उसे हमेशा अपने बड़े होने का घमंड हुआ करता और वो सभी पर धोस जमाया करती। और ऐसे ही अब विवेक अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचता है, लेकिन जब भी वो सिया के पास जाने की कोशिश करता तो सिया हमेशा ही उसे खुद से दूर कर दिया करती। और ऐसे ही एक दिन विवेक सिया से बोलता है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मुझसे? अरे जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझे खुद से दूर करती हो, ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, भला मुझे आपसे क्या ही दिक्कत होगी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो फिर क्या बात है, बताओ कि कुछ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चे का मुंह देखे बिना मर जाऊं। इसीलिए मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे करीब आता हूँ और इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर अभी मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। विवेक की बात काटकर सिया अपने कमरे से बाहर आ जाती है
दिन गुजरते चले जाते हैं। अब विवेक और सिया के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। ऐसे एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विवेक सिया को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगता है। तभी तान्या और सूरज वहाँ पर आ जाते हैं। तान्या विवेक को रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए जेठ जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप जेठानी जी को ऐसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस जैसी औरत मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। जी पर हुआ क्या है जेठ जी, बताइए तो सही। तान्या की बात सुनकर विवेक सिया के बारे में सब कुछ तान्या को बताता है, जिसे सुनकर तान्या और सूरज बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और सूरज बोलता है, अच्छा है भैया, आपको सच्चाई पता चल गई इसकी, वरना मैं खुद बताने वाला था आपको, लेकिन मुझे डर था आपको मेरी बात पर यकीन हो या ना हो। सूरज, तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा। सच बात तो ये है कि सिया आपको प्यार करती ही नहीं थी, उसे बस इस अमीर ससुराल से प्यार था। वो कैसे भी करके इस अमीर ससुराल में आना चाहती थी। इस वजह से उसने आपसे प्यार करने का नाटक किया और आपको जाल में फंसाया और मेरी जेठानी जी बनकर इस घर में आ गई। और तब से लेकर आज तक ये हम पर हुक्म चलाती है। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? मुझे लग ही रहा था। आखिर अपने उम्र से ज्यादा बड़े आदमी से किसी को कैसे प्यार हो सकता है? लेकिन आज तुमने साबित कर दिया। अरे कैसी हो तुम? तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, उस परिवार की बेटी होकर ऐसे संस्कार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, ये हमारे घर की बात है। अगर आप सिया को ऐसे घर से निकाल देंगे तो सारे जमाने में हमारी थू-थू हो जाएगी। हाँ भैया, आप इसे माफ कर दीजिए और इसे एक मौका दीजिए सुधरने का, और इसको यहीं रहने दीजिए। देख रही हो, इसे कहते हैं अच्छे संस्कार। इनके साथ कितना कुछ किया तुमने, फिर भी ये लोग तुम्हारी साइड ले रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें एक मौका देना चाहिए। तो ठीक है, वक्त दिया तुम्हें, सुधर सकती हो तो सुधर जाओ। विवेक की बातें सुनने के बाद सिया सभी से माफी मांगती है। समय गुजरता है और वक्त के साथ सिया अपने रिश्तों में वापस मधुरता लेकर आती है और फिर कभी अपनी जेठानी होने का हक अपनी बहन पर नहीं जताती। मगन जब शाम को ऑफिस से लौटता है तभी उसकी पड़ोसन रचना उसे आवाज देकर कहती है, अरे मगन बेटा, जरा इधर तो आ। हाँ आंटी जी बोलिए, क्या हुआ? आपके किचन का नल फिर से लीक हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई नल लीक नहीं हुआ। वो तो तेरे भाई ने गांव से तेरे लिए किन्नू भिजवाए हैं। क्या किन्नू आ गए? मुझे इनका कब से इंतजार था। कहाँ रखे हैं आपने किन्नू? मैं घर लेके जाता हूँ। अरे अरे, बता रही हूँ, थोड़ा सब्र कर। देख, थोड़े किन्नू मुझे भी चाहिए। तू जब घर पर नहीं था तब डिलीवरी बॉय से मैंने ले लिए थे वो किन्नू। कोई बात नहीं आंटी जी, 2-4 ले लीजिएगा आप। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, बाकी का मुझे भूख लग रही है। वैसे भी मैंने दिन का खाना नहीं खाया है, जाना है। ठीक है, वो पड़े तेरे किन्नू, जा उठा ले। मगन टेबल पर पड़ा थैला उठा लेता है जिसमें बहुत सारे किन्नू पड़े होते हैं, जिसमें से वो कुछ किन्नू निकाल कर टेबल पर ही रख देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। मगन गरीब था, नौकरी के चलते वो शहर में एक किराए के मकान में रहता था और साल में एक बार गांव में रहने आता था। उसका चचेरा भाई महेश उसे अपने बगान में उगाए हुए किन्नू भेजा करता था। एक रोज वो अपने घर में उन्हीं किन्नू का जूस निकालकर पी रहा होता है। आय हाय, क्या स्वाद आता है किन्नू का यार, क्या जूस है। मजा आ गया। कभी कभी सोचता हूँ अगर भैया नहीं होते तो क्या होता उनके इस गरीब भाई का। हेलो भैया, क्या बात है, आपकी उम्र तो बहुत ही लंबी है, मैं बता रहा हूँ। क्यों? तो मुझे याद कर रहा था क्या? बिल्कुल भैया, आपने जो किन्नू भिजवाए ना, उन्हीं का जूस निकाल के पी रहा था मैं। चलो, मेरे बगान के किन्नू मेरे भाई के पीने के तो काम आए, वरना तो गांव में यहाँ इनका सही दाम मिल ही नहीं रहा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मगन, तुझे कभी गांव आने का समय मिले तो बताऊंगा। अभी फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर महेश फोन कट कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और ऑफिस में किसी गलती के चलते मगन को निकाल दिया जाता है। वो उसके बाद कई जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उसे दूसरी जॉब नहीं मिलती। तो वो गांव में अपने चचेरे भाई के पास चला जाता है। उसे देखकर उसका भाई महेश बहुत खुश हो जाता है। अरे मगन,
तू यहाँ अचानक? हाँ भैया, वो बात ऐसी है ना कि वो मेरी नौकरी चली गई और घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था, तो सोचा कुछ दिन गांव होकर आ जाता हूँ। चल अच्छा किया, वैसे भी तुझे देखे हुए बहुत समय हो गया था। चल अपनी भाभी से मिल ले। अरे मगन, तू इतने दिनों बाद गांव लौटा है और कितना पतला हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाभी, बस चिंता के चलते थोड़ा बहुत कमजोर हो गया हूँ। वैसे भाभी, ये घर को किन्नू का गोदाम क्यों बना रखा है आपने? मैंने नहीं, तुम्हारे भैया ने बना रखा है। जिस व्यापारी को ये अपने बागान के कीनू बेचते थे, वो मंडी से बहुत ही कम दाम में कीनू ले रहा है। इसीलिए ये गांव के लोगों को ही मुफ्त में कीनू बांट रहे हैं। फिर भी देखो ना, पूरा घर कीनू से भरा है। अरे क्या बातों में लगा दिया बेचारे को। बहुत दूर से आया है वो, उसे खाने वाने को पूछा कि नहीं? हाँ हाँ मगन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मगन उन किन्नू को देखता रहता है। अगले दिन मगन सभी किन्नू को बोरे में भरने लगता है। ये देखकर महेश उससे पूछता है, अरे मगन ये क्या कर रहा है? इन्हें बोरी में डालेगा तो ये रखे रखे जल्दी खराब हो जाएंगे। भैया, मैं इन्हें बोरे में इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें शहर ले जाके बेचना चाहता हूँ। शहर? पर क्यों मगन? क्यों का क्या मतलब होता है भैया? बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। भैया, शहर में ना एक मेरा दोस्त है जो मंडी में काम करता है। मैंने ना उससे बात की किन्नू की, तो उसने कहा किन्नू को शहर ले आ, मैं बिकवा देता हूँ और अच्छे दाम भी मिलेंगे भैया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन इतने सारे किन्नू हम कैसे इतनी दूर लेके जाएंगे? अरे भैया, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने एक गाड़ी किराए पे कर ली है। ये सभी बोरे में भर के शहर ले जा सकते हैं हम। उसकी बात सुनकर महेश भी मगन के साथ उन किन्नू को बोरे में भरने लगता है और कुछ देर में दोनों भाई किन्नू के सभी बोरों को गाड़ी में रख देते हैं और दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। 5 घंटे बाद दोनों शहर की मंडी में पहुंचते हैं, जहां मगन का दोस्त उन किन्नू को अच्छे दामों में खरीद लेता है और हाथ के हाथ उसे पैसे भी दे देता है, जिसे महेश को देते हुए मगन कहता है, ये लीजिए भैया, बिक गए आपके सारे किन्नू, वो भी अच्छे दामों में। और ये सब तेरे कारण हुआ है मगन। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए तो अपने घर को ही गोदाम बना रखा था, और तू नहीं आता तो शायद मैं शहर आने की हिम्मत भी नहीं करता। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। मगन, तेरी मदद से ही आज मेरे पास इतना पैसा है। तो एक काम क्यों नहीं करता, किन्नू का व्यापार शुरू कर दे। वैसे भी अभी तेरे पास नौकरी तो है नहीं। हाँ भैया, लेकिन ये व्यापार करना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? जो तूने अभी किया है बस तुझे वही तो करना है। गांव के लोगों से किन्नू गाड़ी में लोड करवा कर शहर में अच्छे दामों में बेचना, जिसमें कुछ हिस्सा तेरा होगा और कुछ किसान होगा, जिससे तुझे किसी की नौकरी भी करनी नहीं पड़ेगी। उस समय तो मगन महेश की बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों भाई गाड़ी लेकर गांव वापस लौट आते हैं। रात के समय महेश की बातें मगन के दिमाग में घूमती रहती हैं और अगली सुबह वो महेश को किन्नू का व्यापार करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद से महेश गांव के उन सभी किसानों से मिलवाता है जो किन्नू उगाते हैं। जिसके बाद मगन उन सभी की किन्नू की फसल को बारी बारी ले जाकर शहर की मंडी में अच्छे दामों में बेच आता है, जिससे मगन को भी फायदा होता है और किसानों को भी। लेकिन ये बात जब गांव के पुराने व्यापारी को लगती है पता, तो वो महेश के घर मगन को धमकाने जाता है। महेश, ये तू सही नहीं कर रहा है। तूने अपने साथ साथ गांव के सभी किसानों को अपने व्यापारी भाई से मिलवा दिया, इसके कारण कोई भी अपनी किन्नू की फसल मुझे नहीं बेच रहा है। देखो, हम किसानों को जहाँ फायदा दिखेगा ना, हम वहीं अपनी फसल बेचेंगे, ना कि तुम्हारे डर से तुम्हें बेचेंगे। ये तू ठीक नहीं कर रहा है महेश, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। पुराना व्यापारी महेश को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मगन किन्नू से भरी गाड़ी को गांव से बाहर ले जा रहा होता है कि तभी वहां पर पुराना व्यापारी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ जाता है और मगन को गाड़ी से उतार कर बहुत पीटता है। तभी उसे बचाने के लिए गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी चोट लग जाती है। कुछ ही देर में सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है, जहां सभी किसान मगन के पक्ष में बोलते हैं और पुराने व्यापारी को गलत ठहराते हैं। तो पुलिस उसे और उसके आदमियों को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ ही देर से सभी
हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करवाते हैं। मगन की ऐसी हालत देखकर रेचल कहती है, हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। सही कहा किसी ने, गरीब लोगों को आगे बढ़ता हुआ कोई देखना ही नहीं चाहता। भैया मैं ठीक हूँ। भला उन गांव वालों का, किसानों का, जिन्होंने मुझे बचाया और पुलिस के सामने मेरा साथ दिया। इसका मतलब है कि सच में मैंने किन्नू का व्यापार शुरू करके खुद के साथ कई लोगों का भला किया है। बिल्कुल किया है मगन। किन्नू के कम दाम मिलने के कारण किसान की फसल की लागत तक नहीं निकल पाती थी। अब कम से कम उन्हें फायदा तो हो रहा है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए किसी के भी डर से मैं इस किन्नू के व्यापार को बंद नहीं करूँगा। इस हादसे के बाद भी मगन हिम्मत नहीं हारता और अपने किन्नू के व्यापार पर और ज्यादा ध्यान देने लगता है।